जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज रविवार का दिन और समय आपको एक और पर्सनैलिटी से मिलाने का, डिसेबिलिटीज के कुछ और इश्यूज पर बात करने का। जैसा आप जानते हैं, हम हर रविवार आपको किसी पर्सनैलिटी से मिलाते हैं और डिसेबिलिटी पर डिस्कशन करते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत खास है, किसी भी तरह के परिचय के मोहताज नहीं है, ना तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन ना ये खुद। डिटेल्ड इनके इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे, इनकी लाइफ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि कुछ पेचीदा सब्जेक्ट्स पर इनका क्या ओपिनियन है, कैसे हम समाज में तब्दीली ला सकते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो सार्थक फाउंडेशन के हेड हैं, जितेंद्र अग्रवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश जी। काफी दिनों से हमारे लिसनर्स की रिक्वेस्ट थी आपसे बात करने की, थोड़ा टाइम लग गया आपसे बात करने में, लेकिन आज मौका दिया तो आज हम आपसे विस्तार में बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद दो इनिशिएटिव्स के लिए। एक तो कोरोना काल में जहां सारे लोग फंडिंग से जूझ रहे हैं, तो उस काल में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही नहीं बल्कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को भी हेल्प कर रहे हैं, उनके लिए भी फंड जुटा रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा दिलचस्प इशू है। मैंने इन 2 सालों में कई लोगों से इंटरव्यू की है और सब फंडिंग की दिक्कत बताते हैं। तो आप इकलौते शख्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ दूसरों को फंडिंग लेने में हेल्प कर रही है, नंबर 1। और दूसरा, आप कौन बनेगा करोड़पति में गए तो एक सेंसिटाइजेशन के लिहाज से जो ये इनिशिएटिव था, तो उसके लिए भी, इन दोनों के लिए पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू। तो सबसे पहले लोगों का यही दिलचस्पी थी, तो सर कैसे केबीसी में आपने अप्रोच किया या उन्होंने आपको अप्रोच किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? नहीं, अच्छा, केबीसी का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो लोग लास्ट ईयर फरवरी से उन्होंने सार्थक के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया और 6 महीनों तक पूरा रिसर्च करके और फिर उनका फाइनली प्रपोजल आया कि ये इस तरह से सार्थक को वो लोग केबीसी में दिखाना चाहते हैं। तो हम लोग कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश में करीब 10 करोड़ दिव्यांग लोग हैं। तो क्योंकि हमें था कि हर जन जन तक, गांव-गांव तक अगर मैसेज पहुंचना है कि दिव्यांग लोग सब कुछ कर सकते हैं, वो भी रोजगार कर सकते हैं, कंपनी में हर प्रोफाइल पे काम कर सकते हैं। तो ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से मेरे को लगता है कि हर दिव्यांग जन तक ये एक मैसेज गया और मेरे को लगता है वो एक अचीवमेंट रहा, माइलस्टोन रहा दिव्यांग लोगों के जीवन में कि अब सब कुछ कर सकते। बिल्कुल। और दूसरा इशू, जैसे मैंने कहा कि आपने एक राष्ट्रीय दिव्यांगजन मंच को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ दूसरों को फंडिंग जुटा, तो ये आपके कैसे जहन में आया? एक्चुअली जैसे 2008 में सार्थक का जब शुरुआत हुआ, क्योंकि मैं अपने दोस्तों को ये भी बताना चाहूंगा कि मैं भी विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और पहले मैं दांतों का डॉक्टर था और उसके बाद जब विजन जाने के बाद 2-3 साल स्ट्रगल रहा और उस स्ट्रगल के दौरान जब मैंने रियलाइज किया कि जो लोग दिव्यांग होते हैं उनके क्या चैलेंजेस है, तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी कि लाइवलीहुड उनके लिए मुश्किल था, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। तो सार्थक 2008 में सार्थक का जन्म हुआ और अब पिछले 13 सालों में हम लोगों ने करीब 15 राज्यों में 21,000 दिव्यांग लोगों को रोजगार दिलाया। लेकिन जो भी हमारे सेंटर्स हैं वो सब अर्बन सेंटर्स थे, कि मुंबई में है, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, बड़े बड़े सब स्टेट कैपिटल्स में। बट हमें लगा कि गांव तक जाना जरूरी है, क्योंकि हमारा दिव्यांग भाई बंधु जो कि 65-70% है वो गाँव में है। और उसके हमने एक ऑपरेशनल प्लान बनाया कि गांव में जाने के लिए हम लोगों को गांव की संस्थाओं को एम्पावर करना पड़ेगा, जो छोटी संस्थाएं हैं, जो उस लोकल ज्योग्राफी में पिछले 20, 25, 30 साल से हैं, कमिटमेंट 200% है, पैशनेट है। और उसके लिए फिर हमने एक ये प्लेटफॉर्म बनाया, आइडिया नाम है इसका, इंडियन डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट अलायंस, जिसमें करीब अभी 300 करीब संस्थाएं देश भर से जुड़ गई हैं, जो कि इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। फिर हमने जब इन संस्थाओं से बातचीत करना स्टार्ट किया, हर सैटरडे को एक वेबिनार किया कि फंड रेजिंग कैसे करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो सबसे बड़ा चैलेंज पाया कि फंडिंग का उनको चैलेंज है, क्योंकि गांव तक कॉर्पोरेट जाता नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं है, तो एक ट्रस्ट डेफिसिट है। तो हमें लगा कि इसको फुलफिल किया जाए और उस चीज में फिर हमने
सभी जो 300 संस्थाएं हैं उनके साथ बातचीत करना शुरू किया, उनका असेसमेंट करवाया, फंडिंग एजेंसीज को लाइन अप करवाया, क्योंकि हमें लगता है कि लोकल एजेंसी हमारी गांव में जो दिव्यांग भाई बंधु चला रहे हैं उनको सपोर्ट करना सबसे जरूरी है। और हमारा आने वाले टाइम में यही जो अगले 2025 का विजन है कि करीब 10,000 संस्थाएं इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, उनको हम लोग सस्टेनेबल बनाएं, उनको फंडिंग दिलवाएं, उन कैपेसिटी बिल्ड करें, वो भी ट्रेनिंग प्लेसमेंट करें, वो भी सारी एक्टिविटी। तो कितने लोगों को मदद कर पाए अभी, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस को आप फंडिंग दिला पाए हैं? अभी हम लोग करीब 25 के करीब संस्थाओं को फंडिंग दिलवा पाए, क्योंकि उसके दौरान हमने ये चैलेंज पाया कंप्लायंस का कि काफी संस्थाओं के पास जो है कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं थे, कुछ बेसिक फुलफिलमेंट नहीं थे, तो हमने उसको भी किया। तो अभी तक हम लोगों ने करीब 25 संस्थाओं के करीब फंडिंग दिलवाया, बट इसमें हम लोग अग्रसर रहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संस्थाओं को दिलवाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिलवा पाएं। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही है। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप दांतों के डॉक्टर थे और 2008 में सार्थक का जन्म हुआ और आप खुद भी दृष्टिहीन है। यहाँ मैं उन क्वेश्चन से हटके आना चाहता था, तो आपने डिस्कशन को शुरू किया, अच्छा किया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रिसेंटली ब्लाइंड हैं। बहुत सारे जो रिसर्च पेपर कहते हैं, जो बहुत सारी हमारी फाइंडिंग्स कहती हैं कि जो लेट ब्लाइंड होते हैं उनको एक डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करने की प्रॉब्लम होती है, एक्सेप्टेंस बहुत देर से है। आपने सिर्फ अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और पूरे इंडिया में उसको एस्टेब्लिश किया और अच्छे से एस्टेब्लिश किया, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक्चुअली बिल्कुल सही आपने पूछा कि जैसे आप डेंटिस्ट थे, आप अपने क्लिनिक पे जाते थे, पेशेंट आपका वेट करते थे और 2000 में पे काम कर रहा था तो कुछ धुंधला नजर आया और फिर मुझे लगा कि एक्स्ट्रा आवर्स काम की स्ट्रेस है। 3-4-5 दिन तक मैंने नहीं शेयर किया, लेकिन फिर डॉक्टर को गए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, तो उसने डिजेनरेशन डायग्नोस किया इसको। तो जो 2004 से 7 का समय था वो स्ट्रगलिंग था, फ्रस्ट्रेटिंग था। और आप देखते हैं ना बिहेवियर चेंज कम्युनिटी का, सोसाइटी का और पेशेंट्स का, आप देखते हैं कि जब आप दिव्यांग हो जाते हैं तो कैसे दुनिया और संसार बदल जाता है आपके लिए। पर ये था कि हिम्मत नहीं हारने का था, परिवार का भी सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, फ्रेंड्स सपोर्ट था, और ये था कि कुछ करना है, जीवन सिर्फ दिव्यांगता के साथ तो जीना है लेकिन कुछ करके दिखाना है। तो एक उस शुरू से एक जज्बा था और वो ईश्वर कृपा भी थी। तो पहले खुद को रिहेबिलिटेट किया, मेडिकल, पहले मैं कंप्यूटर नहीं जानता था, फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग किया, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का ट्रेनिंग किया, फिर अपने आप को रिहेबिलिटेट किया, काम मिलने लगा और फिर पूरे भारत भ्रमण करके रिसर्च किया भारत में क्या ऐसे दिव्यांग लोगों के साथ होता है, क्योंकि मेरे को लगा रिसर्च जरूरी है कि इस सब्जेक्ट के बारे में हमारे देश में क्या काम हो रहा है। मेरे को लगा कि संस्थाएं, बहुत अच्छी संस्थाएं काम कर रही थी हमारे देश में, उनको ट्रेनिंग भी मिल रहा था, उनको असिस्टिव डिवाइसेस, काफी हद तक एजुकेशन भी कवर हो रहा था, लेकिन रोजगार के बारे में लोग नहीं जानते थे। और फिर ये दृढ़ निश्चय किया कि जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी लाइवलीहुड मिलेगा, क्योंकि जब मैंने अपने ऊपर देखा कि मेरा लाइवलीहुड चला गया और लाइवलीहुड मिलने के बाद फिर रिहेबिलिटेशन हुआ, तो मैंने कहा हर दिव्यांग भी रिहेबिलिटेट हो सकता है। तो इसी पूरी प्रक्रिया में फिर ये सार्थक का जन्म 2008 में हुआ। बिल्कुल, आपने रिसर्च की। सर, इससे पहले कि मैं लाइवलीहुड पे आऊं, क्योंकि सार्थक का जो कोर विजन है, जो कोर प्रोजेक्ट है, वो लाइवलीहुड को लेके है, और वन कैन नॉट लीड अ डिग्निफाइड लाइफ विदाउट डिग्निफाइड लाइवलीहुड। तो उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। 2 सवाल आपसे जानना चाहता हूं, उससे पहले लाइवलीहुड पे आऊं। एक, जो 2004 से 2007 का आपका स्ट्रगलिंग पीरियड था, तो व्हाट वाज द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दैट पीरियड, नंबर 1। और दूसरा, डिसेबल्ड होने से पहले व्हाट वाज योर परसेप्शन एंड व्हाट हैज चेंज्ड आफ्टर बीइंग डिसेबल्ड? हाँ, ये मैं पहले दूसरा सवाल लेता हूँ, पूरा दूसरा सवाल लेता हूँ। बिल्कुल नहीं बोल रहे, क्योंकि जब आप खुद दिव्यांग नहीं थे तो आपको डिसेबिलिटी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था, क्योंकि अगर हम अपने पब्लिक प्लेसेस में या स्कूल्स में बहुत कम संख्या में दिव्यांग लोगों को देखते हैं, और एक जो है ना जीवन जीना अपने लिए था, मतलब जो कहते हैं आदमी अपने लिए कमाता है, अपने लिए करता है। तो आप अगर फेज 1 की बात करें तो यही जीवन था कि अपना
अपने लिए करना है, अपने क्लिनिक पे काम करना है, बच्चे का पालन पोषण करना है, का सिर्फ अपने लिए बस। दूसरे के बारे में बहुत कम सोचना और दिव्यांगता के बारे में टोटली अनअवेयरनेस था। लेकिन जब से आपने पहला सवाल जो पूछा 2007 वाला, वो एक तरह से ट्रांजिशन था, ट्रांसफॉर्मेशन था 2004 टू 7। जैसे मैं अगर बताऊं आपको कि पहले जब डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया तो एक तरह से जमीन खिसक गया, ड्रूपिंग इन द डार्कनेस, आपको नहीं पता कि आप क्या कर सकते हैं। तो पहला यही था कि अब क्या करेंगे, व्हाट इज नेक्स्ट फॉर मी। परिवार में सब लोगों का ये था कि अब ये क्या करेगा। और फिर मैंने साइमल्टेनियसली, जैसे डेंटिस्ट्री का एक एक्सपीरियंस था तो डेंटल कॉलेजेस में कुछ लेक्चर्स दिए, मेडिकल गुड्स के बारे में काम किया और भी कुछ इस तरह के ऑप्शंस देखे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिला उस सब को करने के बाद। और उसके बाद में दूसरा चीज फिर जो है, लेकिन ये था कि कुछ करने की थी, और वो एक जो था ना जज्बा। तो अगर इस पूरे लर्निंग को बोले 2004 के साथ में, मेरे को हर दिव्यांग जन के लिए कि अभी हमें हार नहीं मानना चाहिए हमें, क्योंकि छोटे छोटे आपको ना आशा की किरण नजर आएंगी, उनको पकड़ना है और उनको पायदान बना के ऊपर चढ़ जाना है सीढ़ियों को। तो वही मैंने उस दौरान किया कि जहाँ से भी जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिला उस इन्फॉर्मेशन को सीखा, उस इन्फॉर्मेशन पे काम किया और धीरे धीरे करके उन कदमों के साथ जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ते चले गए। और कभी, क्योंकि ये था कि उस दौरान आपको नेगेटिव परसेप्शन वाले भी लोग मिलेंगे, बताएंगे आप कुछ नहीं कर सकते, आप ब्लाइंड हैं, पर उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। हमें सिर्फ फोकस करना है कि हमें जीवन में कुछ करना है और करना है और दूसरों के लिए भी करना है। तो मेरे को लगता है कि हम लोग इस आशा के साथ अगर आगे बढ़ते जाएंगे तो जरूर कामयाब हो जाते हैं, जो ये मेरा इम्पोर्टेंट लर्निंग उस दौरान रहा। जी। सार्थक को शुरू करने में इनिशियली क्या चैलेंजेस थे और आज की डेट में सार्थक क्या इनिशिएटिव ले रहा है? व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर बीइंग टेकन एंड गोइंग ऑन इन सार्थक? तो सार्थक को शुरुआत, क्योंकि आपको जैसे हमने पहला प्रोग्राम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टार्ट किया, बट उससे पहले हमने कंपनियों से, जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ग्रुप ऑफ कंपनीज थी एनसीआर में, बात कर लिया, क्योंकि हमें लगा कि वो गलती हम ना कर दें जो और लोग कर देते हैं कि ट्रेनिंग करके फिर रोजगार। हमने पहले रोजगार ढूंढा, रोजगार देने वालों को इन्वॉल्व किया, ट्रेनिंग में रहे, उन्होंने बच्चों का सिलेक्शन किया और वो फिर पहले मैंने अपने एक क्लिनिक को ट्रेनिंग सेंटर में कन्वर्ट किया और इस तरह से वो जो है चक्र स्टार्ट हुआ अब तक का। चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं, कुछ नहीं होता, आप जीरो पे होते और फिर आपको धीरे धीरे करना होता है। और वो ईश्वर कृपा से हमने धीरे धीरे किया। इसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, 15 राज्यों में एक्सपेंड कर गए, तो वो स्किल सेंटर एक्सपेंड कर गया। दूसरा जो सवाल आपने की नई इनिशिएटिव के बारे में, तो मेरे को लगता है कि ये हमारे जो दोस्त लोग सुन रहे हैं उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला चीज, जो पिछले साल जब हम कोविड में गए तो 21 मार्च को हमें ये नहीं मालूम था कि हम सार्थक को कैसे चलाएंगे, लेकिन अगले 7 दिनों में ही हम लोग ईश्वर कृपा से लाइव हो गए और सार्थक जितने सेंटर्स थे वो फिजिकल से डिजिटल में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो जितने हमारे 21 सेंटर्स हैं अभी, वो सब, जैसे छोटे बच्चों को थेरेपी है वो ऑनलाइन थेरेपी मिल रही है, पेरेंट्स की उसमें ट्रेनिंग हो रही है, सारे जो कैंडिडेट्स हैं हमारे दिव्यांग लोगों की ट्रेनिंग वो ऑनलाइन हो रही है। उसके बाद में जो उनका रोजाना का इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS पे रिकॉर्ड हो जाता है, उसका डैशबोर्ड हमारे मैनेजर्स और लीडरशिप टीम देख लेती है। दूसरा क्या एडवांटेज रहा इस ट्रेनिंग के दौरान में, कि दूसरा एडवांटेज रहा कि इसमें एक तरह से एडवर्सिटी तो था कोरोना, लेकिन अपॉर्चुनिटी दिव्यांग लोगों के लिए आया, क्योंकि वो अब 100% अटेंडेंस के साथ ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। दूसरा चीज था कि उनको वर्क फ्रॉम होम में काम मिल रहा है, तो मेरे को लगता है पोस्ट कोविड भी ये उनके लिए एक अच्छा रहेगा कि उनको इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट में ना आना पड़े और वो घर की ट्रेनिंग और रोजगार करें। तो एक ये बड़ा इनिशिएटिव जो कि सार्थक का फिजिकल टू डिजिटल रहा। दूसरा जो एक बड़ा इनिशिएटिव हमने लास्ट ईयर लिया, हमने कैप जेमिनाई के साथ मिलकर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम कैप सारथी है। ये मोबाइल ऐप जो है गूगल स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल है। ये दोनों वर्जन में है, एंड्रॉयड और iOS है। ये करीब 6 भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद बंगला में है,
तमिल तेलुगु में है और एक लैंग्वेज में और है। इस मोबाइल ऐप का मकसद है कि अगर एक बच्चा 1 साल का अगर इस पे रजिस्टर करता है तो 60 साल तक उसको सपोर्ट स्ट्रक्चर सार्थक की टीम से मिलेगा। और सपोर्ट स्ट्रक्चर भी किस तरह से कि उसमें करीब 14 का एक उसको साइन अप करना पड़ेगा, अपना नाम और नंबर, उसके बाद हमारी हेल्प डेस्क जो सेंटर्स हैं अक्रॉस द लोकेशंस वो उनकी लैंग्वेज के हिसाब से बात करेंगे और उनका एक प्रोफाइल क्रिएट कर देंगे। मान लीजिए अगर बच्चा 5 वर्ष का है तो वो उस बच्चे को गाइड करेंगे कि उसके नियरेस्ट क्या कौन सा अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, तो अब कौन से स्कूल में बड़ा होगा, 15 साल का तो कहाँ जाएगा, कहाँ से स्किल, कहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। दूसरा, गवर्नमेंट की जितनी सर्विसेज हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, उसके बाद वोकेशनल जितनी भी इंफॉर्मेशन दिव्यांगता से रिलेटेड है वो सब उस प्लेटफॉर्म पे है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि इसकी पूर्ण सर्विस जो कि ऑनलाइन अवेल सकता है दिव्यांग भाई बंधु, वो उस पर अवेलेबल है। तो मेरा निवेदन सब लोगों से, ये सब भाई बंधुओं से रहेगा कि आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपका जीवन भी सार्थक बन सके। और तीसरा एक इनिशिएटिव अभी हम लोग आ रहे हैं कि हमारा एक नौकरी के साथ जो पोर्टल है वो में भी हम लोग जून तक स्टार्ट कर देंगे। तो कोई भी सरकारी नौकरी हमारे देश में दिव्यांग लोगों के लिए PSUs में है, बैंक में, सब उस पर एडवर्टाइज होंगी। और दूसरा, जितनी कॉर्पोरेट नौकरियां हैं तो इट विल बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो पोर्टल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। और इसमें मेरे को लगता है कि बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन, नौकरियों का आदान प्रदान दिव्यांग लोगों के लिए होगा। और एक चौथा इनिशिएटिव हम लोग दिसंबर तक लॉन्च कर देंगे कि हमने कोविड में ये देखा कि अभी कोर्सेरा, खान, ये ऐसे बड़े सारे ई लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं विश्व में, लेकिन दिव्यांग लोगों के विश्व में कोई भी ई लर्निंग मैनेजमेंट सॉल्यूशन नहीं है। बट ईश्वर कृपा से हम लोग ये दिसंबर में लॉन्च कर रहे हैं, काफी हद तक काम बढ़ गया है ताकि जितने भी प्रोग्राम हैं अब एक लॉगिन पासवर्ड बने दिव्यांग भाई बंधु का, और वो इस पे आके अपना ट्रेनिंग करना है, थेरेपी करना है, कुछ भी करना है उसका ऑनलाइन कोर्स सब दे जाएंगे। तो ये 4 बड़े इनिशिएटिव दानेश जी ने पिछले 1-1.25 साल में तैयार किए हैं हमारे भाई दिव्यांग बंदियों के लिए। ये चारों जो आपने बोले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इसके ऊपर थोड़ी आपसे बात करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं सर का फेसबुक पे फॉलोअर हूँ, तो जॉब से रिलेटेड आज की डेट में भी लगातार सर की, चाहे वो कॉर्पोरेट जॉब्स हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, तो आपको इनके फेसबुक पेज से और इनकी फेसबुक में इनको आप ऐड कर ले तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो लगातार हम भी कई बार इनके पेज से जानकारी लेकर न्यूज में शेयर करते हैं रेडियो उड़ान पे कि ये वाली जॉब्स आपके लिए आई हैं। आपने जॉब पोर्टल की बात की, आपने कैब, सर एक बार कैब के स्पेल कर दीजिए। ये कैब सारथी का है, CAP कैब, सारथी है SARATHI, सारथी SARATHI जी। तो कैब सारथी ऐप है, तो आप इसे डाउनलोड करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हम भी रेडियो उड़ान पर इसको लगातार चलाएंगे ताकि जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो ये उनके लिए एक हैंडी हो सकती है। तो सर अगर एक बार थोड़ा जल्दी से आप ये चारों इनिशिएटिव दोबारा बोल दें तो ज्यादा बढ़िया होगा। दानिश जी बिल्कुल अच्छा है। ये जो दूसरा सवाल था नए न्यू इनिशिएटिव ऑफ सार्थक, मैं आपको विस्तृत में एक्सप्लेन करता हूं कि जब हम लास्ट ईयर 21 मार्च 2020 को लॉकडाउन के लिए जा रहे थे तो हमें नहीं मालूम था कि सार्थक का कैसे हम लोग सेंटर रन करेंगे, बट ईश्वर कृपा से हम लोग 7 दिन में ही लाइव हो गए। और जो है ना, सार्थक संस्था का ही ट्रांसफॉर्मेशन फिजिकल से डिजिटल में हो गया। हमारे जितने प्रोग्राम्स हैं, जो हम छोटे बच्चों के प्रोग्राम ऑनलाइन थेरेपी में कन्वर्ट हो गए, पेरेंट्स की ट्रेनिंग होने लगी उस प्रोग्राम में। जितने हमारे 21 स्किल सेंटर्स हैं वो सब डिजिटली दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं अब। और उसका एक ये हमें रियलाइज हुआ 1 साल में कि ये एडवर्सिटी तो था कोरोना, बट अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अभी भी हमारे सारे सेंटर पिछले 1.5 साल से उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही है। और दूसरा एडवांटेज क्या हुआ कि उनको जब ऑनलाइन करना पड़ता है तो रोजाना घर से नहीं निकलना पड़ता, इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट में नहीं आना पड़ता, इनएक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट फेस नहीं करना पड़ता, तो अटेंडेंस उनका 100% है। उसके बाद इनको वर्क फ्रॉम होम में काम भी मिल गया, तो पिछले साल 3000 दिव्यांग लोगों को रोजगार भी मिला इस पूरे कोरोना काल में। तो मेरे को लगता है कि जो एक फिजिकल टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ संस्था का,
और ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे अपडेट हो जाता है रोजाना, और हमारी जो मैनेजर्स हैं, लीडरशिप टीम है, वो इसको मॉनिटर कर लेती है। तीसरा जो एक बड़ा जो है कहते हैं ना दिव्यांग लोगों के लिए अस्त्र जो है लॉन्च किया लास्ट ईयर हमने, उसका नाम है कैप सारथी ऐप। कैप इसका स्पेलिंग है CAP कैप, सारथी SARATHI। ये एक मोबाइल ऐप है जो हमने कैप जेमिनाई के साथ मिलकर डेवलप किया है। और इस कैप सारथी का मेन उद्देश्य है कि हम हर गांव के दिव्यांग बच्चे तक पहुंच सके, उसको इंफॉर्मेशन, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जो भी हमारे देश में अवेलेबल हैं। बहुत सिंपल है, ये गूगल स्टोर पे अवेलेबल है। ये दोनों वर्जन में अवेलेबल है, एंड्रॉयड और iOS। और इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, 6 भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, बंगाली और कन्नड़ा, ये 6 भाषाओं में अवेलेबल है। इसमें सिंपल एक दिव्यांग भाई बंधु को इसको डाउनलोड करना है, अपना नाम और नंबर डालना है, उसके बाद जितने हमारे हेल्प डेस्क हैं पूरे देश भर में, वो लोग उनके लोकेशन के हिसाब से कॉल करके उसका प्रोफाइल बनाते हैं। और प्रोफाइल बनाने के बाद उस बच्चे को जो सर्विसेज है अवेल करानी है, वो सारी सर्विसेज अवेल कराएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि अगर एक बच्चा 1 साल का रजिस्टर हो तो 60 साल तक इसको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करें। और ये मैं सभी दिव्यांग भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाउनलोड करें ताकि सबका जीवन सार्थक बन सके। तीसरा जो हमारा इनिशिएटिव मैंने बताया कि जॉब पोर्टल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और ये जॉब पोर्टल दोनों तरह की नौकरियों के लिए, गवर्नमेंट और कॉरपोरेट के लिए रहेगा। गवर्नमेंट में PSUs हैं, बैंक्स हैं, MS, जहां से भी नौकरी आएंगी वो इस पे होंगी। लोग अप्लाई करेंगे, उनको ऑटोमेटेड SMS आएगा, वो उन वेबसाइट्स पे जाके अप्लाई कर सकेंगे। और ऐसे ही कॉरपोरेट नौकरियां जितनी भी होंगी वो इस पे होगी। ये अपने आप का एक ऑटोमेटेड जॉब पोर्टल होगा जो कि हर दिव्यांग के लिए एक्सेसिबल भी होगा और उसके लिए मददगार भी होगा आने वाले समय में। एक चौथा इनिशिएटिव हमने जो पिछले साल जब हम लोग कोविड के लिए गए और फिर हमने रिसर्च किया कि हमारे दिव्यांग भाई बंधुओं के लिए क्या संसार में कोई ई-लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कोर्सेरा की तरह या खान की तरह से, तो हमने पाया कि दिव्यांग लोगों के लिए कोई भी ELMS प्लेटफॉर्म नहीं है। और वो ईश्वर कृपा से हम लोग इस साल के अंत तक स्टार्ट कर देंगे। और उसका मकसद है कि ऑनलाइन कोर्सेज, मतलब जैसे आप कोई भी दिव्यांग छोटा बच्चा है या अडल्ट है या मिडिल एज ग्रुप है, कोई भी कोर्सेज करना चाहे वो सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। तो ये दानिश जी 4 इनिशिएटिव हमने पिछले 1 वर्ष में लिए हैं। ये चारों ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, साथ ही साथ आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कम्युनिटी की ओर से। ये जॉब पोर्टल की आपने बात की, आपने ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात की, बहुत सारे हैं, लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि कोई भी एक्सेसिबल नहीं है, जिसके कारण वो होते हुए भी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। और आप ये इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, इसके ऊपर हम डिटेल्ड बात करेंगे, लेकिन 1-2 सवाल और है, फिर मैं वापस आऊंगा इन इनिशिएटिव्स के ऊपर। 2 सवाल मेरा, एक तो कैप सारथी को लेके है सर। आपने कहा कि आपका जो फोकस है वो रूरल एरिया में है, कि हमारी बहुत सारी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर अर्बन सेंट्रिक रहती है, क्योंकि वहाँ रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और वहाँ काम करने के लिए थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक होता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फंडिंग भी चाहिए। ऑब्वियसली वो भी अर्बन से बेटर रहती है, गाँव में तो नहीं मिलेगी आपको। तो सवाल पहला कैप सारथी को लेके ये है कि कितने लोगों ने ये डाउनलोड की है और क्या आप इसे प्रमोट कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे गांव में तो इंटरनेट नहीं होगा, और कैसे लोग इसको रीच कैसे बढ़ा रहे हैं, नंबर 1। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है लाइवलीहुड को लेके। पिछले 2 सालों में लगभग मेरे पास 700 से 800 कॉल्स आई हैं, जिनमें से 500 से 600 लोग ऐसे हैं जो लेबर वर्क करते थे, फैक्ट्रीज में थे और उनका रोजगार चला गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई किन्हीं कारणों से। उनके लिए आपकी क्या विजन है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो लेबर वर्क करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ओनली, उनको लेके आपकी क्या विजन है? ये 2 सवाल। तो आपने बिल्कुल अच्छा पूछा कि कैप सारथी गांव तक कैसे जाएगा। तो इसके लिए हमने
मल्टीपल लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं अभी। उसमें जैसे हमने अभी अलग अलग राज्य सरकारों के साथ पार्टनरशिप किया है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के साथ, तो उत्तर प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स हैं उनके लिए अवेयरनेस स्टार्ट किया है। फिर हमने एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भी इसमें पार्टनर बनाया है, एआईसीटी। तो मल्टीपल लेवल पे हमने गवर्नमेंट जो है का पार्टनरशिप का प्लान किया है। दूसरा फिर हमने इसके लिए, क्योंकि ये तो एक तरह से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया, बट गांव तक कैसे जाए, तो उसके लिए हमने फिर जहां हमारे जो ये डिसेबल्ड लोगों को ट्रेनिंग के लिए, जैसे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, जो लोग जो दिव्यांग लोगों को सर्विसेज देने वाले हैं, उन लोगों के साथ एक मुहिम चलाया है। तीसरा फिर हमने जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको अवेयरनेस के लिए एक मुहिम चलाया है उनके लिए। फिर हमने जो हमारे स्कूल कॉलेजेस और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ एक मुहिम चलाया है। ये जैसे हमने दिसंबर में किया, 4 महीने हुए हैं, और थोड़ा सा अभी उतना तेज गति से मुहिम नहीं चला क्योंकि कोरोना और काफी चैलेंजेस है। बट आने वाले समय में ये हम लोग जैसे नेशनल जो डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स है उनको भी इन्वॉल्व किया है और अलग अलग लेवल पे इन्वॉल्व करेंगे। बट इसमें आपके माध्यम से अगर कोई भी और पार्टनरशिप है कि एनजीओज, जैसे अभी हम लोग इसका फेज 2 डेवलप हो रहा है, तो इसमें हम लोग सब एनजीओज को इस प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, सब सर्विसेज प्रोवाइडर को इस प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे, जितने भी और स्टेक होल्डर्स हैं इन सबको मोबाइल ऐप पे ले आएंगे। वो फेज 2 का काम अभी चल रहा है, बट इस दौरान अगर किसी को और भी कोई पार्टनरशिप करने के लिए इच्छा हो तो हम लोग ओपन रहेंगे। मैं रेडियो उड़ान की ओर से आपको एश्योर करता हूं कि हम लगातार इसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे और अपने जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो उनके माध्यम से कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपके चारों जो प्लेटफॉर्म है ये चारों ही पर्सन विद डिसेबिलिटी की एम्पावरमेंट के लिए है और मुझे लगता है ये रियल सेंस में है। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ये चारों को एडवर्टाइज करेंगे और आपकी इस मुहिम को आगे अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच दानिश जी। और हम इस मोबाइल ऐप पे फिर रेडियो उड़ान का लोगो भी लगाएंगे एज ए पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हम लोग मिलजुल के करें तो काम अच्छा रहेगा। अभी तक इसका मोबाइल ऐप में 5000 लोगों ने डाउनलोड किया है। उनमें से मैं देख रहा हूं करीब 2-2.5 हजार जो लोग 18 से 35 साल की उम्र के बच्चे थे वो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो गए हैं और उनका फर्दर प्लेसमेंट हो गया है। तो मैं फिर से एक बार विनती करूंगा सभी दिव्यांग भाई बंधुओं से कि आप भी इस ऐप के साथ जुड़िए और अपना जीवन को सार्थक बनाइए। दूसरा जो सवाल आपने पूछा लाइवलीहुड का, गांव की लाइवलीहुड, वो मेरे को जहन में पिछले 10 साल से है और वो मेरे को लगता है कि वो हम करेंगे। जब वो सार्थक करेगा तब हमारा सपना पूरा होगा, क्योंकि अर्बन सेटअप में एक मॉडल बनाया हमने 2008 में और अब स्केल कर गया और अब बहुत सारी और भी संस्थाएं आ गई जो कर रही हैं। तो बड़ा खुशी होता है कि एक मॉडल तैयार हो गया। गांव के लिए हमने अभी जनवरी 2021 से एक डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चालू किया, जिसमें मैं देख रहा था कल परसों ही नंबर्स, करीब 1500 दिव्यांग भाई बंधु जो कि ना पढ़े लिखे हैं, मतलब जो कि 8th हैं या पढ़े भी नहीं लिखे, सिर्फ मोबाइल है यूज करते हैं, उन लोगों को हमने डिजिटली लिटरेट किया है। तो उसमें कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें आई, मैं आपके माध्यम से शेयर करना चाहूंगा। जैसे हमने देखा कि एक बच्ची जो है बद्दी गांव में थी और वो अपना कुछ स्टिचिंग टेलरिंग कर रही थी, बट उसको नहीं मालूम था कि कैसे स्केलिंग करे अपने काम का। तो फेसबुक के माध्यम से उसने स्केल किया और वो आगे बढ़ गई। ये कुछ सक्सेस स्टोरी है। ऐसे एक बच्ची जो है राजस्थान के गांव में थी, बीकानेर के पास, और वो अपना जो है एक शॉप चलाती थी, लेकिन उसका भी स्केलिंग अप। तो इसी तरह से एक दिव्यांग भाई जो अपना मोबाइल रिपेयर का काम करता था, तो हमने देखा कि लोगों ने इस डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से स्केलिंग अप किया अपने काम का। दूसरा, हमने फिर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काफी सारे लोगों को लोन के साथ जोड़ा, मुद्रा स्कीम्स या लोकल स्कीम्स के साथ। कोई अगर 5000 रुपए का काम कर रहा था तो उसको 15-20 हजार का लोन मिला और उससे उसने अपना स्केलिंग अप किया उस काम का और कार्य का। तीसरा, काफी सारे दिव्यांग भाई बंधु जो हमारे 50 साल के थे, 55 साल के थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिला था, जिनके काफी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं थे, और बहुत सारी स्कीमें हमने इस माध्यम से, जैसे मनरेगा है उसमें 3 से 4% रिजर्वेशन है, वो काम मिलता है। गांव में घर है उनमें भी दिव्यांग लोगों का रिजर्वेशन है। तो वो चीजें भी हमने इस डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के माध्यम से जो है अवेलेबल कराई।
ये तो मैं दानिश जी आपको बोलूंगा, ये जस्ट स्टार्ट है हमारे रूरल प्रोग्राम का, बट अब इसको बहुत ईश्वर कृपा से बड़ा बनना है। और उसी कार्यक्रम में हम लोग जैसे जो हमारे आइडिया के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलजुल के तेज गति से काम कर रहे हैं। और उसी सीरीज में हमने अभी एक जैम पोर्टल के बारे में और बताऊंगा। ये जियो ई मार्केट प्लेस पोर्टल है, था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एग्जिस्ट करता था, लेकिन पिछले एक महीने पहले हमने उस पे जेम फॉर पीडब्ल्यूडी का पेज लाइव कर दिया है। तो हमारे अब गांव में जितने दिव्यांग भाई बंधु हैं या संस्थाएं हैं जो कि जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो उस जेम पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे। जेम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उनको उनका सरकारी संस्थाएं वो सामान खरीदेंगी, 10 दिन में पेमेंट आ जाएगा। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट रहा, जेम पोर्टल रजिस्ट्रेशन फॉर पीडब्ल्यूडी। और मैं सभी गांव के दिव्यांग भाई बंधु संस्थाओं से करूंगा कि वो अब जेम पोर्टल पे जाएं, ताकि आपका सामान सीधा सरकारी संस्थाओं में बिके। और उसमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, उसमें प्रॉपर आपको एक उनकी तरफ से इनवाइस आएगा और 10 दिन बाद श्योरली पेमेंट आएगी, बिकॉज वो प्रॉपरली मॉनिटर्ड प्रोग्राम है। क्योंकि हमें ये था कि हमारे किसी दिव्यांग भाई बंधु का नुकसान ना हो जाए, बट हमने पूरा चेक करके उस जेम पोर्टल को लाइव करवाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और अब उस कोई भी पोर्टल पे जाके रजिस्टर करके अब सामान कर सकता है। बट फिर भी मैं यही बोलूंगा कि रूरल प्रोग्राम हमारा एक नेसेंट प्रोग्राम है, जिसमें शुरुआती दौर में अच्छे रिजल्ट है, बट इसको ईश्वर कृपा से काफी बड़ा होना है, ताकि हम हर गांव के दिव्यांग को एम्पावर कर सकें। बिल्कुल सर, 2 सवाल। एक आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे आपकी 15 ब्रांचेस आपने बताई और काफी और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी पार्टनरशिप है, लेकिन ये सवाल स्पेसिफिकली आपके है। जैसे आप वॉच करते हैं, कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो सेंटर्स हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं? कैसे आप मेक श्योर करते हैं कि किसी भी स्टेट में जो आपका सेंटर है तो वो प्रॉपर वर्क करे, वहाँ इंश्योर करें कि आप एक्सेसिबिलिटी पूरी हो और क्वालिटी मेंटेन रहे? हाउ डू यू सी दिस? नहीं, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, और ये मेरे को लगता है कि ये ईश्वर कृपा से हम लोग इसको कर पाए। तो हमने क्या किया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और उससे पहले भी हम लोग काम करे। तो अगर हमने सब सेंटर्स में सीसीटीवी इंस्टॉल किए हुए हैं, और सारे सीसीटीवी हमारे हेड ऑफिस में, जैसे हमारे अगर एक सेंटर की बात करें तो वहाँ 5-6 लोगों की एक टीम होती है। एक कम्युनिटी मोबिलाइजर होता है, एक काउंसलर होता है, 2 से 3 ट्रेनर, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर और मैनेजर, ऐसे 4-5 टीम रहती है। तो उस टीम को मॉनिटर करने के लिए हमारे हेड ऑफिस में अलग अलग, जैसे कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, सारे कम्युनिटी मोबिलाइजर्स के लिए एक कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हेड जो हेड ऑफिस में रहेगा, एक काउंसलर हेड, ट्रेनिंग हेड, वो सब लोग उनको डिजिटली मॉनिटर करते हैं कि कम्युनिटी मोबिलाइजर अपना लोकेशन व्हाट्सएप पे भेजेगा, आज यहाँ गया, आज से बच्चे यहाँ मोबिलाइज किए, आज ये टारगेट था, वो एमआईएस पे अपडेट हो जाएगा, और वो शाम को एक डैशबोर्ड रिपोर्ट बन जाएगा। इसी तरह से जो है काउंसिलर में कितने लोगों का काउंसलिंग किया, उसका एक क्वालिटी वॉइस का आ जाएगा, वो वॉइस चेक कर लेगा कि आज कैसी काउंसलिंग हुआ, क्या डाटाबेस रहा, और एमआईएस पे वो अपडेट होके चेक हो जाएगा। ट्रेनिंग के लिए हमने स्पेशली अभी बहुत सारे नई चीजें इंप्लीमेंट की कि जैसे गूगल मीट पे कोई कॉल होगा तो उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी रिकॉर्ड चेकिंग की जाएगा, कितने आवर्स का ट्रेनिंग किया, बच्चों को क्या इनपुट हुआ, और फिर बच्चे से फिर एक अलग से क्वालिटी चेक लगता है कि एक हफ्ते बाद कि उसने क्या सीखा और क्या खोया और क्या पाया। तो वो एक बड़ा स्ट्रेटेजिक हमने वो मॉनिटरिंग प्लान रखा है। ऐसे ही जब प्लेसमेंट बच्चों का होता है तो वो प्लेसमेंट ऑफर लेटर आता है, वो हम एम्प्लॉयर से चेक करते हैं, बच्चे से चेक करते हैं, परिवार से चेक करते हैं। तो इस तरह से हमने अलग अलग लेवल पे मॉनिटरिंग सिस्टम बनाए हैं, और ये पूरे मॉनिटरिंग सिस्टम डिजिटल, मैनुअल प्लस जो है स्ट्रेटेजिक लेवल पे लीडरशिप टीम के साथ हम लोग लेके चलते हैं। और रैंडम चेकअप्स फिर हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स हैं वो पर्सनली, बिकॉज हमारे जितने सेंटर्स हैं सब स्टेट्स में बोर्ड मेंबर्स हैं, वो पर्सनली विजिट भी करते हैं और डिजिटली वो भी चेक करते रहते हैं। तो इस तरह से एक हमने ब्लेंड जो है मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया, और उसके माध्यम से हम धीरे धीरे जो है उस प्रोग्राम को और रिफाइन करते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपने तो पार्टनरशिप के लिए भी ऑफर दी है कि तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो इस दिशा में काम कर रही हैं तो आपके साथ जुड़ सकती हैं और आपके इस मिशन को आगे लेके जा सकते हैं।
सर एक बताएं कि क्योंकि आप आपकी स्पेशलिटी है एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो उससे जानना चाहता हूं कि इंडिया में हम सर्विसेज देते हैं, सर्विस ओरिएंटेड काम करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत पैसा लगता है, वन कैन अंडरस्टैंड। जैसे कोई भी, मेरे को लगता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग हब अभी तक नहीं है जहां जो स्पेसिफिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी रन कर रहे हो। कई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी है, जैसे ऑडियो डिवाइसेस का आजकल बहुत मार्केटिंग है। यूएसए में देखें तो बहुत सारी डिवाइसेस आजकल ऑडियो आ रही है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, माइक्रोवेव हो, छोटी से लेके बड़ी चीजें, लेकिन इंडिया में नहीं है। तो क्या इस दिशा में भी आपको लगता है काम होने की जरूरत है? किस तरह के चैलेंजेस है कि कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जो ऑडियो चिप तैयार करे? या चाइना से मैंने सुना काफी ऑडियो चिप आता है, लेकिन कंपनियों को सेंसिटाइज किया जाए, भाई आपको एक चिप ही तो लगानी है सामान में, तो ये पूरी तरह से एक्सेसिबल हो जाएगी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के। इस दिशा में आपको लगता है काम होने की जरूरत है? हाँ, नहीं, बिल्कुल आपने बताया कि एक और मैं इसी सीरीज में आपको बताऊंगा कि हम लोग ईश्वर कृपा से एक ग्लोबल डिसेबिलिटी रिसोर्स सेंटर गुरुग्राम में बना रहे हैं, और हमें उसका स्टेट ऑफ हरियाणा से लैंड मिल गया है। और इस ग्लोबल रिसोर्स सेंटर का मकसद ही यही है कि जैसे आपने बताया कि जो टेक्नोलॉजी है वो जो बिजनेस जो हाउसेज है वो पिक करे, बिकॉज अभी उनका ओरिएंटेशन सेंसिटाइजेशन नहीं है। तो हमने उस ये प्लेस जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें अगर मान लो अमेजोन हो या वॉलमार्ट हो या जितने मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, उनका एक प्रॉपर सेंसिटाइजेशन करने की जरूरत है कि उनको उनका छोटा सा उनको ये बताने की जरूरत है कि जो हमारे दिव्यांग भाई बंधु 10 करोड़ हैं, वो भी एक उनके लिए एक बाजार है, बड़ा बाजार है उनके लिए, बट वो उससे अनभिज्ञ हैं, उनको नहीं मालूम। तो उसके लिए हमने कुछ कदम बढ़ाए हैं। जैसे अभी हमने अमेजोन का ये जो आपका जो अभी ऐप आया था, जो ये आप क्या बोलते हैं उसको, लाइजा, जो अलेक्सा, हाँ, तो अलेक्सा का रिसर्च के लिए वो लोग आए और उनको फिर काफी सारे रिकमेंडेशन दी कि विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए क्या है। तो ऐसे हम लोग अलग अलग कंपनीज के साथ बात कर रहे हैं, उनको जो है अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से ओरिएंट कर रहे हैं। धीरे धीरे वो भी सीख रहे हैं, बट उसको काफी तेज गति से स्केल करने की जरूरत है। और उनको बेसिकली ये बताने की जरूरत है एक बड़ा बाजार है उनके लिए, क्योंकि उनको प्राइवेट कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट ही नजर आता है, और ठीक है उनका बिजनेस है वो, पर हमें उसको बिजनेस के पीस को दिखाना है ताकि वो इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। और दूसरा, हम जो इनिशिएटिव इसी सीरीज में कर रहे हैं कि हमारे जो देश में टेक्नोलॉजी है वो अभी गांव के दिव्यांग के लिए अफोर्डेबल नहीं है। मतलब मैंने देखा है कि अभी आईफोन और ये हमारे गांव के दिव्यांग लोग नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली जो हमारी आईआईटीज हैं, वहां जो हमारे नए हुनर जो निकल रहा है, आईआईटी के जो यंग बच्चे हैं वो बहुत इच्छुक हैं दिव्यांग लोगों के लिए टेक्नोलॉजी बनाने में, और काफी बनाई है, बट वो भी मार्केट अडोप्ट नहीं कर पा रहा है। तो उसके बीच में ब्रिज बनने के लिए जो जीआरसी काम करेगा, जिसमें जो हमारे जितने आईआईटीज के भाई बंधु अच्छी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं उसको हम लोग मार्केट से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी उनके बीच में गैप है, इसलिए वो गांव तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रहा। तो उस दिशा में भी हम लोग अब आने वाले समय में काम कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया है, कई सारे प्रोडक्ट जो थे प्रोटोटाइप्स, उनको मार्केट ने अडॉप्ट किया है, बट उसमें भी काफी स्केलिंग अप की रिक्वायरमेंट है, ताकि एक सस्ती दर में गांव में दिव्यांग बच्चे को टेक्नोलॉजी मिल जाए, और वो भी उसी तरह से सार्थक बन जाए जैसे जो अर्बन दिव्यांग बच्चा है हमारा। काफी लोगों से मेरी बात हुई, मैं आज तक लगभग 500-600 इंटरव्यू कर चुका हूँ। उसमें कई लोगों से बात हुई जो प्लेसमेंट पे काम करते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ये कंप्लेन करती है कि जिस तरह की स्किल सेट हमें चाहिए वो हमें नहीं मिलता। ज्यादातर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनका ध्यान गवर्नमेंट जॉब को लेके है, स्किल सेट को लेके जितना उनकी रिक्वायरमेंट है वो मैच नहीं कर पा रही है। डू यू हैव द सिमिलर व्यू या डू यू हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस? नहीं, आपने बिल्कुल सवाल किया कि जैसे 2008 में जब हम शुरुआत किया था तब नौकरी जो है थी नहीं, डिमांड थी नहीं, और सप्लाई चेन बच्चों की थी। लेकिन अब 2021 में बात करें तो डिमांड ज्यादा है, हमारे पास 1500 के से ज्यादा एम्प्लॉयर्स है, बट सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंस्पाइट हमारे 21 सेंटर्स चलते हैं। तो वो स्किल गैप तो है, लेकिन
अब इसका तो इलाज हमें ही करना पड़ेगा, हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा स्किल सेंटर्स खोलने पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा दिव्यांग भाई बंधु है उसके लिए चैलेंज मल्टीपल हैं कि अगर मान लो गांव में है, सेमी अर्बन में है, तो स्कूल्स में एक्सेसिबिलिटी का चैलेंज है, अगर वो पढ़ाई भी कर लेता है तो वहां असिस्टिव डिवाइसेस का चैलेंज है, तो जब वो 12वीं करके ग्रेजुएशन में भी जाता है तो भी चैलेंज है। तो हमने इस पे काफी रिसर्च करके पाया कि स्किल गैप तो रहेगा जब तक हम लोग जो इंक्लूसिव इंडिया की जो बात करते हैं वो सार्थक नहीं हो जाए। तो हमें उस प्रॉब्लम के साथ ऑफ कोर्स जूझना पड़ेगा, और उसके लिए हमने मल्टीपल लेवल्स पे क्या किया कि स्कूल्स में जाके उन बच्चों की प्री वोकेशनल ट्रेनिंग शुरुआत किया है ताकि वो स्कूल में ही तैयार हो जाए। बच्चे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए कैंपस कनेक्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है ताकि वो उनको बीटेक करते हुए, बीए करते हुए, बीकॉम करते हुए उनको स्किल कर दिया जाए, क्योंकि हमें मल्टीपल लेवल पे इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, तब हमारा जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो मार्केट के लायक बन जाएगा। लेकिन ठीक है, हमें लगता है कि जब तक चैलेंज नहीं होगा हम लोग काम नहीं करेंगे, और उसी सीरीज में हम लोग काम करते जा रहे हैं और करते रहेंगे। बच्चों को भी खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, उनको भी अपनी स्किल्स को डेवलप करना, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है वो गवर्नमेंट नौकरियों के हिसाब से ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जो है। तो उस लिहाज में अगर स्किल नहीं होगी तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। तो वन हैज टू टेक इनिशिएटिव कि ठीक है आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, वो आपको मुहैया हो जाएंगी, बट यू शुड हैव द डिटर्मिनेशन कि हाँ मुझे करना है। ये तो वही उसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना है। ये तो आप जबरदस्ती नहीं करवा सकते किसी को भी, ये तो उसी को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल दानेश जी, और अब तो इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है, तो हर चीज अवेलेबल है। कोई भी दिव्यांग बच्चा चाहे कुछ भी कर सकता है, कोई भी तरह का कोर्स कर सकता है। तो अब तो उसको जो है ना पूरा हवा में पंख अपने उड़ाने, ताकि वो भी उड़ान, जैसे आपका नाम, उड़ान ले सके। बस अब तो उसको अपने अंदर एक चाहत डेवलप करनी है ताकि वो भी जो है ना वो किसी भी फील्ड में, किसी भी उसमें अपने लेवल पे आगे बढ़ सके। अब उसको कोई ज्यादा हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं है, बस अपने सपनों को बड़ा करना है। जैसे वो सपना बड़ा करेगा तो उड़ने लग जाएगा। राइट सर, आपके हिसाब से आज के टाइम पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के सामने सबसे बड़े 2-3 चैलेंजेस क्या है? देखिए, अगर हम लोग शुरुआती दौर से बात करें, अगर बच्चे के जन्म से लेके और 60 साल तक के 2-3 जो बड़े मेजर चैलेंजेस हैं, जो मेरे को लगता है छोटे से 13 साल के एक्सपीरियंस में मेरे को लगता है कि जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो अभी काफी, जैसे हमने 2013-14 में प्लान किया था कि हमारे हर गांव में या हर डिस्ट्रिक्ट में एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हो, वो अभी एक कमी है, वो अभी नहीं है। क्योंकि हमने ये पाया कि अगर हम लोग दिव्यांग बच्चों को बचपन से आइडेंटिफाई कर लें और उनको इंटरवेंशन दे दें तो काफी डिसेबिलिटी को मिनिमाइज किया जा सकता है और उनको मेन स्ट्रीम किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है एजुकेशन का, अभी हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव बोलते हैं, बट हमारे एजुकेशन सिस्टम में करीब 20 स्कूलों पे एक स्पेशल एजुकेटर होता है और वो महीने में एक बार विजिट करता है, जबकि एक स्कूल में अलग अलग डिसेबिलिटी के बच्चे, मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारा सिस्टम इंक्लूसिव एजुकेशन है? तो एजुकेशन में बहुत सारा रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। तीसरा जो सबसे बड़ा मेरे को चैलेंज जो लगता है अभी हमारे देश में कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे आपने जो सवाल किया कि गवर्नमेंट और जो कॉरपोरेट दोनों नौकरियां हैं, लेकिन दोनों नौकरियों के लिए हमारे पास बच्चों की तैयारी नहीं है। तो अभी हमें उसी तरह से स्किलिंग अप करने पड़ेंगे अपने ऑपरेशंस का, उनकी स्किलिंग के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट में भी आप जाएंगे तो 50-60% नौकरियां खाली हैं क्योंकि वहां बच्चे अप्लाई करने वाले नहीं है। और सिमिलरली हमारे पास जो कॉर्पोरेट नौकरियां आती है वो भी 50-60% खाली चली जाती है। तो इन दोनों चीजों पे हमें ना प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, तो इन तीनों मुद्दों पे और तेज गति से काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग सब दिव्यांग लोगों को सार्थक बना सकें। जितेंद्र अग्रवाल जी का खुद कितना टाइम दिन में जाता है इन्हीं इनिशिएटिव्स के बारे में सोचने का? हाउ डू यू मेक योर ओन स्ट्रेटजीज? हाउ डू यू फाइंड आउट कि ये दिस इज द ग्रेव इशू, वी शुड टेक दिस इशू अप? अगर जैसे शुरुआत बोले तो 2008 से 10 तक तो एक तरह से मेरे लिए भी लर्निंग था, बिकॉज मैं ट्रेंड एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए नहीं था। आई वॉज ट्रेंड एज ए डेंटिस्ट। बट 2011 में 2010 में जब व्हेन आई मेट माय मेंटर एंड गुरु पद्म भूषण डॉक्टर एमबी अत्रेय,
तो एक उनसे एक नया सोच मिला, एक नया विजन मिला, उनसे एक मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस मिली, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सीखा उनसे, और फिर एक विजन तैयार किया कि सार्थक एक संस्था तो है, लेकिन ये इट्स नॉट वन मैन शो, ये एक इट्स आइडियोलॉजी, ये एक जो है ना प्रेरणा का स्रोत बने और पूरे विश्व में जाए। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने फिर अलग अलग सालों में 5 इयर्स 10 इयर्स प्लान बनाया और उस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अगर समय की बात करें तो मेरे लिए तो कहते हैं ना 24/7 है ये, बिकॉज ये मेरे लिए काम नहीं है, एक जुनून है, एक ऐसा लगता है कि आखिरी सांस तक ये काम चलता रहे और उसके बाद आगे आने वाले जनरेशंस, और उसके लिए फिर हमने लीडरशिप टीम और अलग अलग टीम्स भी ईश्वर कृपा से तैयार हो रही है। तो मेरे को लगता है कि ये एक जर्नी थी, ईश्वर ने मैं समझता हूँ कि सौभाग्यशाली था, चुन लिया मेरे को इस काम के लिए, और अब फिर जो है आखिरी सांस तक ये काम चलता रहे और इस संसार में जाने से के बाद भी ये चलता रहे, ताकि और जो टीम के लोग हैं वो आगे लेके जाएं। बस सपना सिर्फ एक है कि हर दिव्यांग जैसे जो गांव में है, शहर में है, सेमी अर्बन में है, वो उसी तरह से दौड़े जैसे नॉन डिसेबल्ड लोग दौड़ते हैं, और उसको कोई सपोर्ट की जरूरत ना रहे, वो भी अपने सपने वैसे ही ले सके जैसे दूसरे लोग ले सकते हैं। आपकी हॉबीज क्या है? अभी तो मेरा लिमिटेड हॉबीज हो गया। जैसे पहले तो मैं क्रिकेट भी देखता था, अभी भी देखता हूं, बट अब समय बहुत कम मिल पाता है। तो अभी मैं एक तरह से फेज 2 में ट्रांजिशन जो है ना, ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल हुआ, तो अब मेरा काफी समय भागवत गीता में, भगवत कथा में और रामायण, इन सब को पढ़ने में, मंथन करने में, सुनने में जाता है, क्योंकि इससे मन की शांति मिलती है और एक तरह से ईश्वर के पास और जाने का एक मौका मिल रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये ईश्वर कृपा है कि वो फिर अपने पास भी बुलाता जा रहा है इस कार्य के माध्यम से। What is your happiest moment of the life? अगर अभी तक बोले तो जैसे थोड़ा टफ सवाल है ये, तो अभी मेरे को ये लगता है कि जैसे अगर 2008 से 21 तक की जो अर्बन मॉडल था वो एक्सेप्ट कर लिया है, अब जो कॉरपोरेट नौकरियां हैं वो खुल के आ रही हैं, और उनको कॉरपोरेट लोगों को समझ में आ गया कि दिव्यांग लोगों को हायर करना चैरिटी नहीं है, बिजनेस मॉडल है। तो ये एक अच्छा लगता है, ये एक हैप्पी मोमेंट लगता है कि 2008 से 13 सालों में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और अब उनको कॉरपोरेट नौकरियां उनके लिए मतलब खुले आसमान की तरह से आ गई। तो ये एक एक्सेप्टेंस ऑफ पीपल, लाइक फॉर मी यू कैन से happiest moment now is acceptance of corporate houses to hire people with disability as a business model now. अगर आपको एक जादू की छड़ी दी जाए और उससे सिर्फ आप एक चीज तुरंत बदल सकते हैं, तो वो क्या होगी? ओके, मेरे को लगता है कि अवेयरनेस जो मैं चाहता हूं कि जो जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट किया अवेयरनेस के, तो अगर मैं चाहूंगा कि जो नॉन डिसेबल्ड लोगों को एक अवेयरनेस हो जाए डिसेबिलिटी के बारे में। आई थिंक वो मैं चाहूंगा कि उनको पता चल जाए कि वो क्या डिसेबिलिटी है और उनकी क्या जरूरतें हैं। वो मैं जादू की छड़ी से करना चाहूंगा, ताकि वो भी समझ सके कि कितने चैलेंजेस हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं, और वो भी एक तरह से इंक्लूसिवनेस के बारे में सोचना शुरू कर दें। आपकी वाइफ का, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, क्योंकि हमारे 99.9% जो इश्यूज है वो अवेयरनेस से रिलेटेड है। अगर अवेयरनेस आ जाए तो हमारे इशू अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मैं हमेशा 2 चीजें मानता हूं सर, अगर एक्सेसिबिलिटी हो जाए तो मुझे लगता है डिसेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी अगर 2 चीजें हो जाए तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब चीजें अपने आप हो जाएगी। तो आपकी वाइफ का भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपकी लाइफ में। केबीसी में मैंने सुन रहा था आपको, और वैसे भी पढ़ रहा था आपके आर्टिकल। तो कैसे देखते हैं कि उनका रोल अपनी लाइफ में, और जब आपके बच्चे आपको देखते हैं लगातार आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो व्हाट इज देयर टेक ऑन डिसेबिलिटी? बिल्कुल आपने सही बोला कि जैसे जो आपकी पत्नी होती है वो तो आपका बैकबोन होती है, और उसी तरह से जो मेरी वाइफ है डॉक्टर सुमन अग्रवाल, उनका सपोर्ट डे 1 से रहा, क्योंकि जैसे जब चैलेंज आया तो वो भी थी और अब भी है। तो
ये तो ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि जो मैंने देखा कि आप कुछ भी करें लेकिन पत्नी का जब सहयोग होता है तो आप एक और एक 11 हो जाते हैं, और वो उस ट्रांसफॉर्मेशन में भी रहा और अब भी है। और अब वो बिल्कुल हमारे साथ जो है ना सार्थक में कंधे से कंधा लगा के काम कर रही हैं, और वो डे नाइट जैसे बोलते हैं ना कि उनका भी यही सपना है कि हर दिव्यांग जो भाई बंधु है वो हमारा सार्थक बने, और उसी सीरीज में वो भी जो है ना दिन रात ये काम करती हैं। मेरा एक बेटा है पुलकित, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई करता है। तो मैं देखता हूँ उसने भी जैसे 2001 से मेरे को देखा है, उस चैलेंजेस के बाद भी देखा है, और वो सेंसिटाइज हुआ है। उसने देखा है कि कैसे जो है अभी वो भी जब जब आप उसको समय मिलता है तो सार्थक में अपना कुछ समय कंट्रीब्यूट करता है। और मैं यंगस्टर्स, बिकॉज मेरे लिए जो, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पर एक अच्छा सौहार्दपूर्ण ये लगता है कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, कॉलेज के बच्चे हैं या फिर स्कूल के बच्चे, मैं देखता हूँ कि वो बहुत सेंसिटिव हैं। वो मतलब जो हमारी अडल्ट पॉपुलेशन है उससे ज्यादा सेंसिटिव हैं। वो लोग जिज्ञासु हैं दिव्यांग लोगों की जरूरतों के बारे में, उनके असिस्टिव डिवाइसेस, एक्सेसिबिलिटी बारे में। तो मेरे को लगता है कि एक अच्छा, एक वाव, एक ना फील गुड फैक्टर आता है जब हम लोग यंगस्टर्स से मिलते हैं, और उनकी जो इंस्पिरेशन, वो भी इंस्पायर, उनका जो मोटिवेशन है टुवर्ड्स पीपल विद डिसेबिलिटी, बहुत वो काफी इंस्पायर करता है। और मेरे को लगता है आने वाली जनरेशन जो जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो लोग श्योरली इस बारे में सोचेंगे, और जरूर से जरूर हमारे जो हर दिव्यांग भाई बंधु जो हमारे देश में हैं उनके लिए आई थिंक वो एक तरह से उनकी मदद नहीं बोलूंगा, लेकिन आई थिंक दे विल फील, जो मैंने बोला ना जादू की छड़ी, सो दे विल फील इंक्लूजन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी इनटू मेन स्ट्रीम। राइट सर, बहुत टाइम लिया मैंने आपका। लास्ट सवाल, मैं लिसनर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि सार्थक की वेबसाइट पे और सर के फेसबुक पे आप ऐड कर हो सकते हैं। जॉब से रिलेटेड डेली आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन इनके पेज से मिल जाती है। जितेंद्र अग्रवाल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। जाते जाते सर आपका मैसेज हमारी कम्युनिटी के लिए, और साथ ही साथ अपनी ईमेल आईडी और वेबसाइट का एड्रेस बताएं, जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जब क्वेरी है तो वो आप लोग आपसे कांटेक्ट कर सकें। हाँ, तो मेरा अंत में आप सब दिव्यांग भाई बंधुओं को हाथ जोड़ के ये विनती रहेगा कि दिव्यांगता सिर्फ हमारे दिमाग की है, आपकी आइडेंटिटी दिव्यांग नहीं है, आपकी आइडेंटिटी आपका स्किल है। क्योंकि बोलते हैं ना हुनर है तो कदर है। तो आपको सबको अपने अपने मुताबिक हुनर गेन करना है और अपने आप को एम्पावर करना है, बिकॉज उसके बाद कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को कहीं भी कुछ भी और कुछ, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी इन दिस वर्ल्ड। दूसरा, मैं उड़ान टीम को, रेडियो उड़ान टीम को, दानिश जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये इंटरव्यू किया, और वो बिल्कुल जो है ना कितने सालों से ये सब काम कर रहे हैं, और आप सब लोगों को इतना अच्छे से मैसेज दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनकी पूरी टीम को दाद दूंगा, और उनको ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो एक लंबे समय तक ये काम करते रहे। बिकॉज जैसे उन्होंने बोला ना, अवेयरनेस और एक्सेसिबिलिटी दो एक ऐसे चैलेंजेस हैं, अगर हम इनको ओवरकम कर लें तो इंक्लूसिव इंडिया तो अपने आप बन जाएगा। तीसरा, हमारी जो वेबसाइट है वो www.sarthakindia.org है, उस पे आप जाइए और आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें उससे ले सकते हैं। एक हमारा फ्री टोल नंबर है 0114200438, उससे आप फोन करके अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें वो ले सकते हैं। और तीसरा, जो मेरा एक ईमेल आईडी मैं यूज करता हूं, सार्थक sarthak@edu@gmail.com, इस पे आप मेरे को पर्सनली भी लिख सकते हैं। बिकॉज मेरे को लगता है कि जो हर दिव्यांग की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, और आप जितने भी इंफॉर्मेशन आपकी लेना चाहेंगे, आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड यू एंड हैप्पी टू कनेक्ट विद माय टीम ऑल्सो। और बस अंत में मैं यही बोलूंगा कि आप सबको एम्पावर होना है, आप सबको स्किल्ड होना है, ताकि हम लोग एक इंक्लूसिव भारत की जो कल्पना कर रहे हैं वो हम लोग पूरा कर सके। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती समय के लिए। अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। सेहत रहेगी तो आप हमारे लिए और काम कर पाएंगे। तो कोविड काल में आप अपना ध्यान रखें और इसी तरह काम करते रहे। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। थैंक यू सो मच। जल्द आपसे फिर से बात होगी। बहुत इंटरेस्टिंग रही आज की टॉक, और बहुत सारे सवाल थे, मैक्सिमम जितने हो सके मैंने कवर किए।
फिर जल्द आपसे हम बात करेंगे कुछ और इश्यूज को लेके। लेकिन आपके कीमती समय के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमने डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल साहब से बात की और कई नए इनिशिएटिव्स के बारे में उन्होंने बताया जो हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड करें और उनके मिशंस को कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ये मिलजुल के होगा। तो अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ। बहरहाल दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट ऑफ लाइफ।